नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस 4 जनवरी 2025 के सेशन को। और इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स में, जैसा कि हर दिन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे, कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और सेशन के अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। इससे पहले डिटेल में देख लेते हैं। प्रश्न था दोस्तों, झारखंड मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन बनाए गए हैं? ये जो नया मंत्रिमंडल बना है 2024 में, उससे संबंधित यह प्रश्न है। ऑप्शन है दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर, शिल्पा नेहा तिर्की या हफीजुल हसन। आपको बता दें कि झारखंड का जो नया मंत्रिमंडल बना है, इसमें शिल्पी नेहा तिर्की सबसे युवा मंत्री बनाई गई हैं, यानी सबसे युवा है शिल्पी नेहा तिर्की। इसके बारे में आपको बता दें, इस संबंध में आपको बता दें कि जो झारखंड का नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस सभी मंत्रियों का अगर औसत आयु की बात करें तो 52 वर्ष है। और सबसे युवा मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की है, मात्र 31 वर्ष उनकी उम्र है। और सबसे उम्रदराज 66 वर्ष के राधा कृष्ण किशोर हैं। और कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री की बात करें तो संजय प्रसाद यादव हैं। इनकी कुल संपत्ति 29.59 करोड़ रुपए है। और कैबिनेट के सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री की बात करें तो हफीजुल हसन है। कुल संपत्ति इनके पास 1.6 करोड़ रुपए है। और इसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं जो महिला है, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पा नेहा तिर्की। चलिए अब नए प्रश्नों को देखते हैं। नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को 2024 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड पुरस्कार। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान हैं सलीमा टेटे, इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए सलीमा टेटे के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान में कप्तान है सलीमा टेटे, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है खेल में उत्कृष्टता और समर्पण के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है इसकी अभी घोषणा की गई है और 17 जनवरी 2025 को अर्जुन अवार्ड से सलीमा टेटे के अलावा जो भी अर्जुन अवार्डी हैं, जिन 33 लोगों को इस बार दिया जाना है, 30-32 लोगों को जो भी दिया जाना है, उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा सलीमा टेटे के बारे में आपको बता दें कि झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले ओलंपियन थे हॉकी के स्वर्गीय माइकल किंडो, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1972 में। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो झारखंड के सिलवानिस डुंगडुंग और सुमराय टेटे, जो कि प्लेयर हैं हॉकी के ही, पहले इन दोनों को सम्मानित किया जा चुका है मेजर ध्यानचंद अवार्ड से। अब थोड़ा सलीमा टेटे के बारे में जान लेते हैं, इनके बायोग्राफी के बारे में। आपको बता दें कि सलीमा टेटे हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, कप्तान है। सिमडेगा जिले के बड़की छापर गांव में उनका जन्म हुआ था 2001 में 27 दिसंबर को। आपको बता दें कि उनके पिता सुलक्षणा टेटे भी खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के, और उनकी मां हाउसवाइफ है सुभानी टेटे। 2016 में सलीमा टेटे का चयन पहली बार किया गया था जूनियर इंडियन वीमेंस हॉकी टीम में। 2018 में यूथ ओलंपियन में सलीमा को कप्तान बनाया गया और टीम ने सिल्वर मेडल जीता था।
इसके अलावा 2019 में उनका चयन सीनियर इंडियन वीमेंस हॉकी टीम के लिए किया गया। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में के लिए भी वो चुनी गई। इसके अलावा 2024 में आपको बता दें कि वो सीनियर टीम की कप्तान बनाई गई, भारतीय महिला हॉकी टीम की। और सिमडेगा की जो सलीमा टेटे है, झारखंड की ओर से ओलंपिक खेलने वाली दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी है। इससे पहले निक्की प्रधान झारखंड की ओर से महिला हॉकी के लिए ओलंपिक खेल चुकी है। प्रश्न है दूसरा, और दूसरा प्रश्न है TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची मुंडारी भाषा का ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में करने के लिए किस AI टूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पर काम कर रही है। ऑप्शन ए है आदिवानी टूल, बी है उदितवाणी टूल, सी है विश्वास टूल या आदिवासी टूल। जो दोस्तों ये जो टूल है जिस पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, जिस टूल पर, उसका नाम है आदिवानी टूल। आपको बता दें कि इस टूल के माध्यम से जो मुंडारी भाषा है उसका ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में और वाइस वर्सा किया जा सकता है। यानी सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है। आइए इस टूल के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता दें और इससे संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन है। आपको बता दें कि TRI यानी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, जो कि मोरहाबादी रांची में है, मुंडारी भाषा का अनुवाद करने के लिए, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए AI टूल पर काम कर रही है। और इस टूल का जो नाम है वो आदिवानी टूल है। इस टूल के माध्यम से मुंडारी भाषा का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में किया जा सकेगा और साथ में हिंदी और अंग्रेजी से मुंडारी भाषा में भी अनुवाद किया जा सकता है। जो व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी से मुंडारी भाषा सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, और जो मुंडारी भाषा से दूसरे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके जानना चाहते हैं भाषा को, तो वो भी इस टूल के माध्यम से जान सकेंगे। आपको बता दें कि ये जो AI टूल है इस पे काम लगभग 70% पूरा हो चुका है और 2025 के शुरुआती महीनों में ही बाकी जो 30% काम है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा देश के अन्य जो TRI हैं अलग अलग राज्यों में, वो अलग अलग भाषाओं पे भी काम कर रही है, जैसे संथाली, गोंडी और भील भाषाओं पर भी काम किया जा रहा है इसी टूल पर। TRI उड़ीसा संथाली भाषा पे काम कर रही है, TRI छत्तीसगढ़ गोंडी भाषा पे, जबकि TRI मध्य प्रदेश भील भाषा को लेकर काम कर रही है, और झारखंड का जो TRI है वो मुंडारी भाषा को लेकर ये काम कर रही है। और ये जो इम्पोर्टेंट टूल है दोस्तों जिस पर काम किया जा रहा है वो है आदिवानी टूल। वर्तमान में अगर TRI के उप निदेशक की बात करें तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान की उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर मोनिका रानी टूटी है। और जो रणेंद्र कुमार थे, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, इसके डायरेक्टर थे, वो मोस्ट प्रोबेबली अब रिटायर कर गए हैं, इसलिए उप निदेशक का नाम आप ध्यान रखिए वर्तमान में। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की किस तिथि को 122वीं जयंती मनाई गई। 27 दिसंबर 2024, 1 जनवरी 2025, 2 जनवरी 2025 या 3 जनवरी 2025। आपको बता दें मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म दिवस होता है वो प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मनाया जाता है, और 2025 में 122वीं जयंती मनाई गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें मरांग गोम के नाम से जाना जाता है, उनकी 122वीं जयंती मनाई गई। 3 जनवरी 2003 को उनका जन्म हुआ था खूंटी जिले के टकरापान टोली में। वो एक राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, पत्रकार थे, संपादक थे और हॉकी खिलाड़ी थे। कह सकते हैं कि वो एक ऑल इन ऑल थे, यानी सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं उन्हें। और वो ऐसे व्यक्ति थे जो ICS भी पास कर चुके थे उस समय, जिसे आज हम IAS के तौर पर जानते हैं, यानी UPSC के तौर पर जानते हैं। उस समय ICS क्लियर कर चुके थे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा।
जैसा कि बताया मैंने उनके जन्म के बारे में, जन्म 3 जनवरी 2003 को हुआ था और खूंटी के टकरा पहान टोली में इनका जन्म मुंडा जनजाति परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरू पाहन जबकि माता राधामणि थी। बचपन में इनका नाम प्रमोद पाहन था और उनका जो मूल नाम है वो कुछ और था। वेनंद पाल उनका मूल नाम था। बाद में कई बार इनका नाम भी चेंज किया गया। ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम ईश्वर दास कर दिया गया था। वहीं खूंटी के पुरोहित थे, उनका नामकरण बाद में जयपाल सिंह कर दिया गया, जो उनके साथ अंत तक रहा है। मिशनरीज की मदद से वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए थे, सेंट जॉन्स कॉलेज यूके में। उनकी शादी 1931 में हुई थी, पहली शादी, और दूसरी शादी 1954 में। और 1931 में जो शादी हुई थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उनकी पुत्री के साथ हुआ था, तारा मजूमदार। जबकि उनकी दूसरी शादी जहां आरा से हुई थी, कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की परित्यक्ता थी। 1954 में उनकी दूसरी शादी हुई थी जहां आरा के साथ। इसके अलावा मरांग गोमके के बारे में और डिटेल में आपको बता दें कि पहले वो आदिवासी थे जो ICS में चयनित हुए थे। उनके कप्तानी में ही भारत ने पहली बार 1928 में हॉकी में गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ICS में चयन होने के बाद भी उन्होंने प्रेफर किया था हॉकी को चुनना और ICS की नौकरी को छोड़कर वे हॉकी टीम के कप्तान बनाए गए और उन्होंने हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और जो 9वां ओलंपिक था, जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खेला गया था 1928 में, भारत को पहली बार गोल्ड दिलाया गया था इन्हीं के नेतृत्व में। इसके अलावा उन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब भी दिया गया था 1925 में। और ये ऐसे खिलाड़ी थे जो हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वे बीकानेर नरेश के यहाँ राजस्व मंत्री के रूप में भी नौकरी कर चुके हैं। 1938 में आदिवासी महासभा का उन्होंने गठन किया और 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया और झारखंड राज्य आंदोलन के ये प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। इनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा और इसी उद्देश्य से झारखंड पार्टी का उन्होंने गठन भी किया था। वो खूंटी से 1952 से 70 तक सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि संविधान सभा के वो सदस्य भी रहे हैं। 1946 में जयपाल सिंह खूंटी ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्णचंद्र मिश्र को हराकर संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे। उनका उपनाम मरांग गोमके यानी बड़ा मालिक या बड़े गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, वो यानी मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा मुंडा राजा के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। उनकी जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसे जरूर ध्यान रखिए। ये है लोबिन सेंद्रा और आदिवासीज़म। ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो उनके द्वारा लिखा गया था, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। उनका निधन ब्रेन हैमरेज से 23 मार्च 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार बुजुर्गों को किस योजना के तहत 2025 में मथुरा और वृंदावन समेत अन्य जगहों का तीर्थाटन कराने जा रही है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री यात्रा योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री भ्रमण योजना। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो झारखंड के बुजुर्ग हैं, BPL में के हैं, 60+ के हैं, उन्हें 2025 में मथुरा और वृंदावन समेत अन्य जगहों का तीर्थाटन कराने जा रही है झारखंड सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। आपको बता दें कि झारखंड सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन और सरकारी स्कूल के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराएगी इस बार जनवरी-फरवरी में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो बुजुर्ग हैं 60+ के, उन्हें तीर्थाटन कराएगी। साथ ही सरकारी स्कूल के बच्चों को देश के विभिन्न राज्यों और राज्य के अंदर शैक्षणिक भ्रमण कराने की भी सरकार की योजना है। 3 तीर्थ दर्शन और शैक्षणिक भ्रमण की योजना के लिए जनवरी और फरवरी के बीच जो अवधि है उसे फिक्स किया गया है।
यानी इसी दौरान शैक्षणिक भ्रमण और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें तीर्थाटन कराया जाएगा। शैक्षणिक भ्रमण 3 रात और 4 दिनों का होगा इस विद्यार्थियों के लिए, और इन विद्यार्थियों को बनारस, कोलकाता और पुरी ले जाए जाने की योजना है झारखंड सरकार की। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदू धर्मावलंबी जो बुजुर्ग हैं उन्हें मथुरा, वृंदावन समेत अन्य जगहों का तीर्थाटन 2025 में झारखंड सरकार कराएगी। वहीं ईसाई धर्मावलंबियों के लिए भी योजना है, और ईसाई धर्मावलंबी के जो बुजुर्ग हैं उन्हें तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित शहर वेलकन्नी ले जाए जाने की योजना है। वेलकन्नी में दोस्तों आपको बता दें कि बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ देश के सबसे बड़े प्रसिद्ध कैथोलिक तीर्थ स्थलों में से एक है, और इसी स्थान पर ईसाई धर्मावलंबी के जो बुजुर्ग हैं उन्हें तीर्थाटन के लिए झारखंड सरकार ले जाएगी। इसके अलावा इस योजना की अगर बात करें शुरुआत की, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। 2018 तक हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के 60 वर्ष से अधिक आयु के BPL बुजुर्गों को 7 से 7 धार्मिक यात्राएं कराई गई थी, परंतु कोरोना के दौरान इसे बंद कर दिया गया था और पिछले साल 2023-24 से फिर इसे शुरू किया गया है। किस अफ्रीकी देश से झारखंड के सभी मजदूरों को सकुशल वापस बुला लिया गया है? सोमालिया, मिस्र, नाइजीरिया या कैमरून? आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी देश है, मध्य अफ्रीकी देश है कैमरून, जहाँ से 47 जो झारखंड के मजदूर थे जो फंसे हुए थे, उन सभी को झारखंड बुला लिया गया है सरकार के प्रयास के बाद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैमरून से 29 दिसंबर 2024, 2 जनवरी और 3 जनवरी 2025 को 3 अलग अलग समूहों में सभी श्रमिकों को सकुशल झारखंड बुला लिया गया है। कुल 47 मजदूर कैमरून में फंसे हुए थे, और हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के थे ये सभी 47 मजदूर, और 47 मजदूरों को श्रमिक वहाँ पे जो है बने हुए थे, उनको किसी भी तरह का कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा था, और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के द्वारा उन्हें जिन्हें जो भेजा गया था उस पर झारखंड सरकार ने FIR भी किया हुआ है, जो बिचौलिया थे जिन लोगों ने इन श्रमिकों को कैमरून भेजा था। और मुंबई स्थित ये कंपनी है जिस पर FIR झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। इन्हें भी किसी भी तरह का जो पेमेंट था वो भी नहीं हो पा रहा था, इन्हें रहने खाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, और इन्होंने अपील की थी झारखंड और भारत सरकार से इन्हें वापस बुलाए जाने की। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद इन सबों को वापस बुला लिया गया है और सबों का सकुशल वापसी हुआ है झारखंड में। आपको बता दें कि जो 47 श्रमिक थे उन्हें सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में एक कंपनी है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड, ये सभी इसी कंपनी में कार्यरत थे। चलिए अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। सांझ ढले गगन तले पुस्तक के लेखक कौन है जिनका लोकार्पण हाल ही में रांची में किया गया? इसकी लेखिका है दोस्तों रीता गुप्ता। सांझ ढले गगन तले जो पुस्तक है, किस पुस्तक के लिए युवा लेखक पापी टुडू को साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आपको बता दें दूसरी नामक पुस्तक है जिसके लिए पापी टुडू को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। झारखंड मंत्रिमंडल में 20 सूत्री कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति किसे दी गई है? यह स्वीकृति दी गई थी स्टीफन मरांडी को, और पिछला जो मंत्रिमंडल गठन हुआ था दोस्तों, यानी पिछली जो सरकार थी उसमें यह निर्णय लिया गया था। अभी वर्तमान में शायद इसमें चेंजेस आपको देखने को मिले। 28 जून 2024 को झारखंड की कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के नागरिकों को कितने रुपए तक के बीमा किए जाने की अनुमति दी गई है? ये 15 लाख रुपए तक के बीमा की अनुमति दी गई है मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल ही में किस जिले में झारखंड की तीसरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? आपको बता दें कि तीसरी जो मेडिकल
कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट सेक्टर का होगा। इसकी स्थापना या आधारशिला कह सकते हैं कि रांची में रखी गई है और इसका जो नाम रखा गया है गौतम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके अलावा जो 2 अन्य कॉलेज हैं, वो पहला जो है जो स्थापित हुआ था जमशेदपुर में, उसका नाम था मणिपुर टाटा मेडिकल कॉलेज, और एक और है जो पलामू में है जो लक्ष्मी चंद्रवंशी के नाम से जाना जाता है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और जो पहला जो कॉलेज था मणिपुर जो टाटा हॉस्पिटल है, इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा, 2020 में। यानी पहला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल झारखंड में जो प्राइवेट सेक्टर का था वो मणिपुर टाटा मेडिकल कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2020 में की गई थी। 30 जून 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों ये प्रश्न आपको बता दें कि करेक्शन कर लीजिए। इस प्रश्न में है कि 30 जून 2024 को कौन सा वो इम्पॉर्टेंट दिन था। चूँकि यहाँ विकल्प नहीं है तो प्रश्न को ऐसे आप समझ सकते हैं। 30 जून को आपको बता दें दोस्तों, प्रतिवर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जून 2024 को 169वां हूल दिवस मनाया गया। और इसके संबंध में आपको बता दें कि जो 1856 में जो सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है और यही 30 तारीख का वो दिन था, 30 जून 1855 का, जब भोगनाडीह में जनसभा आयोजित की गई थी और वहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जर्मनी के जो एक दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने अपनी रचना में इस आंदोलन का जिक्र किया है। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री नाम से वो पुस्तक है जिसमें इस युद्ध का उल्लेख किया गया है, इस क्रांति का उल्लेख किया गया है। इंडिया टुडे एनुअल रैंकिंग सर्वे 2024 में झारखंड के किस कॉलेज को पूर्वोत्तर भारत में बेस्ट कॉलेज के रूप में रैंक किया गया? यह कॉलेज है दोस्तों रांची का सेंट जेवियर कॉलेज। किनके स्थान पर जेएसएससी का नया अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाया गया है? नीरज सिन्हा के स्थान पर प्रशांत कुमार को नया अध्यक्ष बनाया गया है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। 2022 के देवघर रोपवे हादसे में किस कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है? साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें ये कंपनी है DRIL ड्रिल, जिसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो दोस्तों दामोदर रोडवेज इंफ्रा लिमिटेड इसका नाम है। और ये जो घटना घटी थी 2022 में त्रिकूट हिल्स में देवघर में, वो घटना से संबंधित है जिसमें कई लोग मारे गए थे। और ये भारत की एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपनी है जो रोपवे पर काम करती है और 14-15 करीब रोपवे है इन कंपनी की जो भारत के अलग अलग स्थानों पर चलाई जाती है, संचालित की जाती है। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एक हालिया रिसर्च के अनुसार झारखंड के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पहला और सबसे गर्म समुद्र तट होने की बात सामने आई है? ये दोस्तों एरिया है सिंहभूम। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने बाद किस न्यायालय से जमानत मिली है? आपको बता दें दोस्तों, हेमंत सोरेन को वर्तमान में जो हेमंत सोरेन है कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल में रहना पड़ा था 5 महीने के लिए, उससे संबंधित प्रश्न है। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया था। कथित जो जमीन घोटाला था उससे संबंधित था जिसके कारण उन्हें 5 महीने जेल में रहना पड़ा था और बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में उन्हें रांची में रखा गया था। 10 मार्च 2024 को चंपई सोरेन द्वारा किस जिले में पीरटाड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी गई? गिरिडीह। 10 मार्च 2024 को चंपई सोरेन के द्वारा पीरटाड़ मेगा लिफ्ट योजना की जो आधारशिला रखी गई थी वह गिरिडीह जिले में है। आपको बता दें कि पीरटाड़ जो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, इसकी जो पानी की उपलब्धता है ये बराकर नदी से कराया जाएगा, बराकर रिवर से। तो ये था रिवीजन प्रश्न दोस्तों। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं और आज का अभ्यास प्रश्न है
महेंद्र सिंह धोनी को किस टायर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा 5 दिसंबर 2024 को की है? गुडियर टायर्स, सीएट टायर्स, अपोलो टायर्स या यूरोग्रिप टायर्स? तो इसका जवाब आप कमेंट में करें। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे आंसर के साथ। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।